अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी एक, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को एक पहेली दी। उन्होंने एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को छोटा किए बिना इसे छोटा करो। दरबारियों ने बहुत सोचा लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और वही पहेली दी। बीरबल मुस्कुराया और तुरंत एक और लंबी रेखा खींच दी जो अकबर की रेखा से बड़ी थी। अब अकबर की रेखा स्वाभाविक रूप से छोटी लगने लगी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना अकबर की रेखा को छुए उसे छोटा कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को बताया कि समस्या का समाधान हमेशा सरल और स्पष्ट हो सकता है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। यहाँ कुछ अकबर बीरबल के जोक्स प्रस्तुत हैं जो उनकी चतुराई और हास्य से भरे हुए हैं। जोक एक। अकबर बीरबल, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस समय मेरा दाहिना पैर कहाँ है, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल, महाराज, आपका दाहिना पैर आपके बाएं पैर के बगल में है। जोक दो। अकबर बीरबल, मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे ज्यादा वफादार कौन है? बीरबल, महाराज, यह तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा वफादार तो आपकी अपनी छाया है, जो हमेशा आपके साथ रहती है। जोक तीन। अकबर बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं नहीं दे सकूं। बीरबल, महाराज, आप रात को किस ओर करवट लेकर सोते हैं? अकबर, मुझे तो नहीं पता। बीरबल, यही तो मेरे सवाल का जवाब है महाराज, आप खुद नहीं जानते कि आप किस ओर करवट लेकर सोते हैं। जोक चार। अकबर बीरबल, अगर मैं तुम्हें ऊंट पर बैठाकर दूर रेगिस्तान में छोड़ दूं, तो तुम कैसे लौटोगे? बीरबल, महाराज, मैं ऊंट को यह कह दूंगा कि वह वापस आपको लेने आए क्योंकि आप ही ने मुझे भेजा है। ये जोक्स अकबर और बीरबल की कहानियों में उनकी बुद्धिमानी और हास्य की झलक दिखाते हैं। अकबर और जोधाबाई, जिन्हें मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, की प्रेम कहानी इतिहास में प्रसिद्ध है। यह कहानी उनके प्रेम और सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल है। यहाँ एक रोमांटिक कहानी प्रस्तुत है। कहानी अकबर और जोधाबाई का प्रेम। मुगल सम्राट अकबर और आमेर की राजकुमारी जोधाबाई का विवाह राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था। जोधाबाई हिंदू थीं और उनका विवाह मुगल सम्राट से होने पर विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। शुरुआत में जोधाबाई को मुगल साम्राज्य और उसके रीति रिवाजों के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हुई। उन्हें अकबर से दूरी बनाकर रखनी पड़ी क्योंकि वह अपनी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों से जुड़ी रहीं। लेकिन अकबर का जोधा के प्रति आदर और स्नेह अनदेखा नहीं रह सका। उन्होंने जोधा की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए हर संभव सुविधा प्रदान की और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी। एक दिन अकबर ने जोधा के लिए एक विशेष शाम का आयोजन किया। उन्होंने रानी के सम्मान में महल के बगीचे को सुंदर फूलों और रोशनी से सजाया। जब जोधा वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बगीचे के हर कोने में उनकी पसंदीदा चीजें सजाई गई हैं। यह देखकर जोधा बहुत खुश हुई और उन्होंने महसूस किया कि अकबर वास्तव में उनके दिल से जुड़े हुए हैं। अकबर ने जोधा को बगीचे में लेकर कहा, रानी, मैंने तुम्हारे लिए यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने धर्म और संस्कृति के साथ जी सको। जोधा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा,
महाराज, आपके इस स्नेह और सम्मान ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और हमारे प्रेम और सम्मान का यह बंधन अटूट रहेगा। इस तरह अकबर और जोधा के बीच का यह प्रेम और सम्मान का संबंध और भी मजबूत हो गया। उनका यह संबंध न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय की मिसाल बन गया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और ऐतिहासिक कहानियों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बीरबल, जो कि एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर दरबारी थे, अकबर के दरबार में अपनी तीव्र बुद्धि और त्वरित निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते थे। इन कहानियों में बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी को दिखाया गया है। नीचे एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल का न्याय। भाग 1। दरबार में नई समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसकी आवाज में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, क्यों परेशान हो, तुम्हारी क्या समस्या है? ग्रामीण ने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक अमीर व्यक्ति ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। मैं बहुत गरीब हूं और वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से इस मामले की जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि अमीर व्यक्ति ने सच में ग्रामीण की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने उस अमीर व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। भाग 2। अमीर व्यक्ति का आगमन। कुछ ही समय बाद अमीर व्यक्ति दरबार में आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का निपटारा करो। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए कहा, ठीक है महाराज। दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। भाग 3। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने दोनों पक्षों को देखा और फिर कहा, हम एक परीक्षण करेंगे जिससे सच्चाई का पता चलेगा। दोनों पक्ष जमीन के एक टुकड़े पर अपना दावा करेंगे। ग्रामीण और अमीर व्यक्ति दोनों ने अपनी अपनी जमीन का दावा किया। बीरबल ने एक जमीन के टुकड़े पर दोनों को खड़ा कर दिया और कहा, अब दोनों जमीन को अपने अपने हिस्से के रूप में खींचने का प्रयास करें। ग्रामीण और अमीर व्यक्ति दोनों ने जमीन को खींचने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण बहुत कमजोर था और अमीर व्यक्ति की ताकत के आगे हार गया। भाग 4। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने देखा कि ग्रामीण ने जमीन को खींचने की पूरी कोशिश की लेकिन हार गया। उसने अमीर व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें इस जमीन से कोई भावनात्मक लगाव है? अमीर व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मुझे इससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। यह बस मेरे संपत्ति का हिस्सा है। बीरबल ने ग्रामीण से पूछा, क्या तुम्हें इस जमीन से कोई भावनात्मक लगाव है? ग्रामीण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ महाराज, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। यह हमारी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। भाग 5। अंतिम निर्णय। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, सच्चाई स्पष्ट है। जो व्यक्ति जमीन के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा है, वही इसका असली मालिक है। यह ग्रामीण अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, जबकि अमीर व्यक्ति के लिए यह सिर्फ संपत्ति है। अकबर ने बीरबल के इस तर्क से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा निर्णय बहुत सही और न्यायपूर्ण है। अकबर ने आदेश दिया कि अमीर व्यक्ति ग्रामीण की जमीन वापस करे और उसे मुआवजा भी दे। इस निर्णय से ग्रामीण बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता। भाग 1। अद्भुत चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन चुनौती देने का निश्चय किया।
उन्होंने दरबार में एक रेखा खींची और कहा, बीरबल, इस रेखा को छोटा किए बिना इसे छोटा करो। सभी दरबारी इस चुनौती को सुनकर चकित रह गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि बिना रेखा को छुए इसे छोटा कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत सरल है। भाग 2, बीरबल का उपाय। बीरबल ने एक और रेखा खींची जो पहली रेखा से बड़ी थी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में यह समस्या हल कर दी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। भाग 3, बीरबल की प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। दरबार में हर कोई उनकी सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा करने लगा। अकबर ने बीरबल को उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम हमारे दरबार का सबसे मूल्यवान रत्न हो। कहानी, बीरबल का प्रतिशोध। भाग 1, बीरबल की विदाई। एक बार अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें दरबार से निकाल देना चाहिए। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दरबारियों की बात मानकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। भाग 2, बीरबल की वापसी। कुछ समय बाद दरबार में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार का संचालन कठिन हो गया है। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल को पत्र भेजा और उन्हें वापस दरबार में आने का अनुरोध किया। बीरबल ने पत्र पढ़कर कहा, महाराज ने मुझे याद किया, लेकिन मैं तभी वापस आऊंगा जब वे मुझे स्वयं लेने आएंगे। भाग 3, बीरबल का स्वागत। अकबर ने बीरबल के प्रति अपने गलतफहमी को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान के साथ दरबार में वापस बुलाया। बीरबल ने वापस आकर दरबार की समस्याओं को हल किया और अकबर ने उन्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बिना हमारा दरबार अधूरा है। कृपया हमें माफ कर दो और हमेशा हमारे साथ रहो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका स्नेह और सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। कहानी, बीरबल की सत्यता। भाग 1, एक और चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने राज्य के सबसे सच्चे व्यक्ति को लाकर दिखाओ। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अपने राज्य के सभी लोगों से मिलना शुरू किया। वह एक एक करके लोगों से मिलते गए और उनकी सत्यता की परख करने लगे। भाग 2, सत्य की खोज। कई दिनों की खोज के बाद बीरबल एक किसान से मिले। किसान बहुत ही साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? किसान ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। बीरबल ने किसान को दरबार में लाया और अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति आपके राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति है। भाग 3, सत्य की परीक्षा। अकबर ने किसान से कुछ प्रश्न पूछे और पाया कि वह सचमुच बहुत ईमानदार है। अकबर ने किसान को पुरस्कृत किया और बीरबल की सत्यता की परख करने की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के कारण ही हमारा राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी, बीरबल की विदाई। भाग 1, बीरबल का विदाई समारोह। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वह कुछ समय के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल की इच्छा का सम्मान किया
और उन्हें विदा करते हुए कहा, बीरबल, तुम जल्दी वापस आना। तुम्हारी अनुपस्थिति हमें बहुत खलेगी। अकबर की कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करेंगे, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, शासनकाल, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक नीतियां, युद्ध और विजय, और उनकी संस्कृति और कला में रुचि शामिल होगी। यह कहानी अकबर के संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाएगी। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वे मुगल सम्राट हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। अकबर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों अपनी दिल्ली की गद्दी खो चुके थे और निर्वासन में थे। बचपन। अकबर का बचपन विभिन्न संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल में उनके चाचा अस्करी के संरक्षण में रखा गया था। उनका पालन पोषण उनकी नानी माहम अनगा ने किया, जिन्होंने उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी। राजकुमार के रूप में अकबर ने बहुत कम उम्र में ही शाही प्रशासन की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थीं। उनके पिता हुमायूं ने 1555 में दिल्ली की गद्दी वापस हासिल की, लेकिन उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित किया गया। शासनकाल, आरंभिक चुनौतियां। अकबर के शासनकाल की शुरुआत कठिनाइयों से हुई। बैराम खान, जो अकबर के संरक्षक और सेनापति थे, ने प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्य का प्रशासन संभाला। उन्होंने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। स्वतंत्र शासन। 1560 में अकबर ने बैराम खान को हटा दिया और स्वयं शासन करना शुरू किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की और साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाईं। शासनिक सुधार। अकबर ने अपने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने राज्य को सूबों, प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक सूबे का नेतृत्व एक सूबेदार को सौंपा। राजस्व संग्रहण के लिए उन्होंने टोडरमल को नियुक्त किया, जिन्होंने एक नई राजस्व प्रणाली ज़ब्त लागू की, जिससे कर संग्रहण अधिक प्रभावी और न्यायसंगत हो गया। मंत्रिपरिषद। अकबर ने एक मंत्रिपरिषद नवरत्न बनाई, जिसमें 9 प्रमुख मंत्री शामिल थे। इनमें बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वान और सलाहकार शामिल थे। इन मंत्रियों ने अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सुधारों को लागू करने में सहायता की। धार्मिक नीतियां। सर्वधर्म समभाव। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी धार्मिक नीतियां थीं। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाया। अकबर ने जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर को समाप्त कर दिया और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की। दीन इलाही। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म, दीन इलाही, की स्थापना की। यह धर्म विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं का संगम था और इसका उद्देश्य धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। हालांकि यह धर्म व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया, लेकिन इससे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में विश्वास का पता चलता है। इबादत खाना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, प्रार्थना घर, की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया जाता था। यहां धार्मिक और दार्शनिक चर्चाएं होती थीं, जिससे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ता था। युद्ध और विजय। राजपूत राज्यों के साथ संबंध।
अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे मुगल और राजपूत परिवारों के बीच संबंध मजबूत हुए। इसके अलावा उन्होंने राजपूत योद्धाओं को अपने प्रशासन और सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। विजय और विस्तार। अकबर ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उन्होंने गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और कंधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किया। उनकी विजय और विस्तार की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। रणनीतिक नीतियां। अकबर ने अपनी विजय और विस्तार के लिए कूटनीति और रणनीतिक नीतियों का उपयोग किया। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए विभाजन और नियंत्रण की नीतियां अपनाईं। अकबर की रणनीतिक नीतियों ने उन्हें एक सफल और प्रभावी शासक बनाया। संस्कृति और कला। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नामक एक नया शहर बसाया। यह शहर उनकी वास्तुकला और कला में रुचि का प्रतीक था। फतेहपुर सीकरी में कई शानदार इमारतें और महल थे, जो मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साहित्य और विद्वत्ता। अकबर के शासनकाल में साहित्य और विद्वत्ता का बहुत विकास हुआ। उन्होंने कई विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वानों ने अकबर के शासनकाल के इतिहास और साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किए। चित्रकला। अकबर के दरबार में मुगल चित्रकला का भी बहुत विकास हुआ। उन्होंने विभिन्न कलाकारों और चित्रकारों को प्रोत्साहित किया और उनकी कला को संरक्षण दिया। अकबर की चित्रकला में भारतीय और फारसी शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। व्यक्तित्व और विरासत। व्यक्तित्व। अकबर का व्यक्तित्व उनके समय के लिए अद्वितीय था। वे न केवल एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि एक उदार और सहिष्णु व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में धर्म, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और अपने राज्य के सभी लोगों के प्रति न्याय और समानता का दृष्टिकोण अपनाया। विरासत। अकबर की विरासत उनके बाद के मुगल शासकों और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ती है। उनके प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण ने मुगल साम्राज्य को एक स्थायी और समृद्ध राज्य में बदल दिया। अकबर की नीतियां और दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्मरणीय हैं। कहानी का अंत। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। अकबर की मृत्यु के बाद भी उनकी नीतियां और सुधार जारी रहे और मुगल साम्राज्य का विकास और समृद्धि जारी रही। अकबर के जीवन और शासनकाल की यह कहानी उनके महानता और योगदान को दर्शाती है। उन्होंने अपने समय में जो सुधार और नीतियां अपनाई, वे आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। अकबर की कहानी एक महान शासक की कहानी है, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता के माध्यम से अपने साम्राज्य को महानता के शिखर पर पहुंचाया। अकबर और सलीम की कहानी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी है। यह कहानी न केवल एक पिता और पुत्र के बीच के संबंधों को दर्शाती है, बल्कि मुगल साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी प्रकट करती है। अकबर और सलीम की कहानी में प्रेम, संघर्ष, सत्ता की महत्वाकांक्षा और पारिवारिक संबंधों की जटिलताएं शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अकबर का शासनकाल। अकबर, जिन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है, ने 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता,
प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समन्वय की नीतियां अपनाई, जिससे साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में वृद्धि हुई। सलीम का जन्म। सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए, का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वह अकबर और उनकी पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी के पुत्र थे। सलीम का जन्म अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अकबर को लंबे समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। सलीम का जन्म सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ, जिनके नाम पर सलीम का नाम रखा गया। पिता पुत्र के संबंधों की जटिलताएं। प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण। अकबर ने सलीम की शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें प्रशासन, सैन्य कला और साहित्य में प्रशिक्षित किया गया। सलीम को उनके दादा हुमायूं की तरह एक महान योद्धा और शासक बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। युवावस्था और विद्रोह। सलीम की युवावस्था में ही उनके और अकबर के बीच तनाव और संघर्ष की शुरुआत हो गई। सलीम ने कई बार अपने पिता के आदेशों का उल्लंघन किया और अपनी स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की। 1599 में सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में खुद को शासक घोषित कर दिया। विद्रोह का परिणाम। अकबर ने सलीम के विद्रोह को गंभीरता से लिया और उसे दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। सलीम को अपने विद्रोह में असफलता का सामना करना पड़ा और उसे अकबर के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अकबर ने सलीम को माफ कर दिया, लेकिन उनके संबंधों में दरार आ गई। सलीम का प्रेम जीवन। अनारकली की प्रेम कहानी। सलीम का प्रेम जीवन भी काफी विवादास्पद और प्रसिद्ध था। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अनारकली, जो एक सुंदर दासी थी, से सलीम का गहरा प्रेम था। अकबर इस प्रेम संबंध से नाखुश थे और उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। प्रेम और प्रतिशोध। कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को एक दीवार में जीवित दफना दिया था, जिससे सलीम को गहरा दुख हुआ। हालांकि इस कहानी के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह कहानी सलीम और अकबर के बीच के तनाव को और भी प्रकट करती है। सलीम का सम्राट बनना। अकबर की मृत्यु। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम मुगल साम्राज्य के सम्राट बने और जहांगीर के नाम से जाने गए। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि बनी रही, लेकिन उन्होंने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना भी किया। जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की नीतियों को जारी रखा और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने कला और संस्कृति का भी संरक्षण किया और मुगल चित्रकला को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमा और भी विस्तृत हुई। अकबर और सलीम के बीच का प्रेम और सम्मान। अकबर की मृत्यु और सलीम का दुहक। अकबर और सलीम के बीच के सभी संघर्षों और मतभेदों के बावजूद सलीम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गहरा दुहक व्यक्त किया। उन्होंने अकबर की याद में कई स्मारक और संरचनाएं बनवाईं और उनकी विरासत को सम्मानित किया। पिता पुत्र का बंधन। अकबर और सलीम के बीच का संबंध जटिल था, लेकिन इसमें गहरा प्रेम और सम्मान भी था। सलीम ने अपने पिता की महानता को स्वीकार किया और उनके सिद्धांतों और नीतियों को अपने शासनकाल में अपनाया। निष्कर्ष। अकबर और सलीम की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है, जो पिता पुत्र के संबंधों, संघर्षों और प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विभिन्न कठिनाइयों और मतभेदों के बावजूद प्रेम और सम्मान का बंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर और सलीम की कहानी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें मुगल साम्राज्य की महानता और उसके शासकों की मानवता का परिचय कराती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और सम्मान के बिना किसी भी
बंध का कोई अस्तित्व नहीं होता। अकबर और उनकी प्रजा की कहानी मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है। अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया, अपने न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रजा के साथ संबंधों में उनकी नीतियों, सुधारों और व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव था। यह कहानी अकबर के शासनकाल के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिनमें उनके प्रशासनिक सुधार, धार्मिक नीतियां, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान शामिल हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक चुनौतियां। जन्म और परिवार। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे मुगल सम्राट हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों अपनी दिल्ली की गद्दी खो चुके थे और निर्वासन में थे। बचपन। अकबर का बचपन विभिन्न संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल में उनके चाचा अस्करी के संरक्षण में रखा गया था। उनका पालन पोषण उनकी नानी माहम अनगा ने किया, जिन्होंने उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी। राजकुमार के रूप में अकबर ने बहुत कम उम्र में ही शाही प्रशासन की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थीं। उनके पिता हुमायूं ने 1555 में दिल्ली की गद्दी वापस हासिल की, लेकिन उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित किया गया। प्रजा के प्रति अकबर की नीतियां और सुधार। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने अपने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने राज्य को सूबों, प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक सूबे का नेतृत्व एक सूबेदार को सौंपा। राजस्व संग्रहण के लिए उन्होंने टोडरमल को नियुक्त किया, जिन्होंने एक नई राजस्व प्रणाली ज़ब्त लागू की, जिससे कर संग्रहण अधिक प्रभावी और न्यायसंगत हो गया। मंत्रिपरिषद। अकबर ने एक मंत्रिपरिषद नवरत्न बनाई, जिसमें 9 प्रमुख मंत्री शामिल थे। इनमें बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वान और सलाहकार शामिल थे। इन मंत्रियों ने अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सुधारों को लागू करने में सहायता की। राजस्व प्रणाली। अकबर ने अपने प्रशासन को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में भूमि के मूल्यांकन और कर निर्धारण की नई प्रणाली लागू की, जिसे ज़ब्त कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था, जिससे किसानों पर कर का बोझ कम हुआ और वे अधिक संतुष्ट हुए। धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही। सर्वधर्म समभाव। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी धार्मिक नीतियां थीं। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाया। अकबर ने जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर को समाप्त कर दिया और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की। दीन-ए-इलाही। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म, दीन-ए-इलाही, की स्थापना की। यह धर्म विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं का संगम था और इसका उद्देश्य धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। हालांकि यह धर्म व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया, लेकिन इससे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में विश्वास का पता चलता है। इबादत खाना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, प्रार्थना घर, की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया जाता था। यहां धार्मिक और दार्शनिक चर्चाएं होती थीं, जिससे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ता था।
प्रजा के साथ संबंध और न्यायप्रियता। न्यायप्रिय शासक। अकबर अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा और उनके समस्याओं का समाधान किया। अकबर ने अपने दरबार में एक न्यायालय की स्थापना की, जहां वे स्वयं न्याय करते थे। उनकी न्यायप्रियता के कई उदाहरण हैं, जहां उन्होंने गरीब और असहाय लोगों को न्याय दिलाया। महल का न्याय। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने तुरंत मामले की जांच करवाई और पाया कि किसान की शिकायत सही है। उन्होंने जमींदार को सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। इस घटना से अकबर की प्रजा के बीच न्यायप्रियता का संदेश गया। समानता और निष्पक्षता। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के विद्वानों और नेताओं को आमंत्रित किया और उनके विचारों और सुझावों का सम्मान किया। इससे प्रजा में उनके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नामक एक नया शहर बसाया। यह शहर उनकी वास्तुकला और कला में रुचि का प्रतीक था। फतेहपुर सीकरी में कई शानदार इमारतें और महल थे, जो मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ उन्होंने अपने दरबार को स्थानांतरित किया और इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। साहित्य और विद्वत्ता। अकबर के शासनकाल में साहित्य और विद्वत्ता का बहुत विकास हुआ। उन्होंने कई विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वानों ने अकबर के शासनकाल के इतिहास और साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किए। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के साहित्य को संरक्षण दिया और उन्हें बढ़ावा दिया। चित्रकला। अकबर के दरबार में मुगल चित्रकला का भी बहुत विकास हुआ। उन्होंने विभिन्न कलाकारों और चित्रकारों को प्रोत्साहित किया और उनकी कला को संरक्षण दिया। अकबर की चित्रकला में भारतीय और फारसी शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। उनके दरबार में बनाई गई चित्रकृतियों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को दर्शाया गया। संगीत और नृत्य। अकबर ने संगीत और नृत्य को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार को स्थान दिया, जिन्होंने मुगल दरबार में शास्त्रीय संगीत को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। अकबर के शासनकाल में संगीत और नृत्य की विभिन्न शैलियां विकसित हुईं और उन्हें संरक्षण मिला। प्रजा के बीच लोकप्रियता और सम्मान। प्रजा के हितों की सुरक्षा। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाईं और उन्हें करों में राहत दी। उन्होंने किसानों को कृषि के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान की, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और प्रजा की समृद्धि बढ़ी। शिक्षा और स्वास्थ्य। अकबर ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए मदरसे और विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने प्रजा के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल और चिकित्सालयों की स्थापना की। इससे प्रजा की स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। समाज सुधार। अकबर ने समाज सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। अकबर की मृत्यु और विरासत। मृत्यु। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। अकबर की मृत्यु के बाद भी उनकी नीतियां
और सुधार जारी रहे और मुगल साम्राज्य का विकास और समृद्धि जारी रही। विरासत। अकबर की विरासत और प्रभाव। धार्मिक सहिष्णुता की विरासत। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की जो नीतियां अपनाईं, वे उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत बनी। जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को अपनाया और अपने शासनकाल में विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता दिखाई। यह नीतियां मुगल साम्राज्य के स्थायित्व और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। प्रशासनिक सुधारों की निरंतरता। अकबर के प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से राजस्व प्रणाली और भूमि सुधार, उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी जारी रहे। तोडरमल द्वारा लागू की गई ज़ब्त प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से स्थिर और समृद्ध बनाया। इन सुधारों ने प्रजा के बीच अकबर के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को एक मजबूत और संगठित प्रशासन प्रदान किया। कला और संस्कृति का विकास। अकबर ने कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला के क्षेत्र में जो योगदान दिए, वे मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। अकबर के शासनकाल में विकसित हुई मुगल चित्रकला, साहित्य और संगीत की शैलियां उनके उत्तराधिकारियों के समय में भी लोकप्रिय रहीं और उन्हें संरक्षण मिला। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल जैसी महान वास्तुकला का निर्माण भी अकबर की सांस्कृतिक विरासत का ही एक हिस्सा था। जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन। जहांगीर, जिनका मूल नाम सलीम था, अकबर और उनकी पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी के पुत्र थे। सलीम का जन्म 1569 में हुआ था और उन्हें अपने पिता से एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कई विद्रोह और संघर्ष का सामना किया, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उन्होंने 1605 में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। जहांगीर की नीतियां और सुधार। जहांगीर ने अपने शासनकाल में अपने पिता अकबर की नीतियों को जारी रखा। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को और भी प्रभावी बनाया और प्रजा के कल्याण के लिए नई नीतियां अपनाईं। जहांगीर के शासनकाल में न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया और उन्होंने अपने दरबार में न्यायप्रियता का पालन किया। नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी नूरजहां का महत्वपूर्ण प्रभाव था। नूरजहां एक सक्षम और बुद्धिमान महिला थीं, जिन्होंने राज्य के प्रशासन और नीतियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके प्रभाव के कारण जहांगीर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार और निर्णय लिए गए। नूरजहां की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। शाहजहां और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग। शाहजहां का शासनकाल। जहांगीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला को विशेष महत्व दिया और कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया, जिनमें ताजमहल सबसे प्रसिद्ध है। ताजमहल। ताजमहल शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है। यह स्मारक उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां की कलात्मक दृष्टि और प्रेम का अद्वितीय संयोग दिखाई देता है। शासन और प्रशासन। शाहजहां ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों को जारी रखा और मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। उन्होंने राजस्व प्रणाली को और भी प्रभावी बनाया और व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सीमा का विस्तार किया और नई विजय प्राप्त की। अकबर की प्रजा के साथ संबंधों की स्थायित्व।
प्रजा की भलाई और कल्याण। अकबर के शासनकाल में प्रजा की भलाई और कल्याण को सर्वोपरि रखा गया। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और सुधार प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए थीं। अकबर के न्यायप्रियता और सहिष्णुता ने प्रजा के बीच उनके प्रति गहरा सम्मान और विश्वास स्थापित किया। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की नीतियां मुगल साम्राज्य में सामाजिक समरसता और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच सम्मान और सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित किया, जिससे प्रजा के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ा। अकबर के प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव। अकबर के प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से राजस्व प्रणाली और भूमि सुधार, ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और प्रजा की समृद्धि में वृद्धि की। इन सुधारों ने किसानों और मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाया और उन्हें न्याय और समानता का अनुभव कराया। निष्कर्ष: अकबर और उनकी प्रजा की कहानी एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कहानी है, जो मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर ने अपने न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से अपने शासनकाल को स्वर्णिम युग में बदल दिया। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और सुधार उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी जारी रहीं और मुगल साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। अकबर की प्रजा के साथ उनके संबंधों ने उन्हें एक महान शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा। उनकी नीतियां और सुधार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सहिष्णुता, न्याय और समानता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अकबर और उनकी प्रजा की कहानी न केवल मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें मानवता, न्याय और सहिष्णुता के मूल्यों का भी महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। अकबर की महानता और उनकी नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए काम करना है, और यह कि न्याय और सहिष्णुता के बिना कोई भी राज्य स्थायी और समृद्ध नहीं हो सकता।